Hello everyone, welcome to Entire Science. So let's continue our chapter 2. Now in this video we will talk about energy. अब एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. हमने ये समझा कि वर्क क्या होता है, बट किसी भी वर्क को करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उस काम को करने की, मतलब उसको हम लोग किसके थ्रू कर देते हैं, दैट इज नोन एज एनर्जी. एनर्जी वो कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से वो वर्क डन हो पा रहा है. जैसे यहां पे अगर मैं लिखता हूं W इक्वल टू एफ इंटू एस, तो F है हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि वो पोजीशन चेंज कर रहा है, और ये F जो है वो हमारे पास कहां से प्रोड्यूस होता है, दैट इज फ्रॉम एनर्जी ओनली. तो एनर्जी का मतलब है कि जिसके वजह से फोर्स क्रिएट हो पाता है, दैट इज नोन एज एनर्जी. और इसकी जो यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं जूल. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट मींस इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन नहीं होता है. और अगर मैं 1 जूल को डिफाइन करता हूं तो वो कितना आएगा, मतलब अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाता हूं किसी बॉडी के ऊपर और वो बॉडी 1 मीटर तक डिस्प्लेस करती है इन इट्स ओन डायरेक्शन, देन इट विल बी सेड एज 1 जूल ऑफ वर्क. और 1 जूल ऑफ वर्क का मतलब है कि हम लोगों ने जो एनर्जी यूज की है वहां पे 1 जूल ऑफ एनर्जी के टर्म्स में हम लोगों ने वर्क को किया है. लास्ट पॉइंट जरा ध्यान से समझना. एनर्जी इज जस्ट द फोर्स दैट कॉजेस थिंग्स टू मूव. एनर्जी ही वो चीज होती है जिसके वजह से हम लोग फोर्स को क्रिएट कर पाते हैं और बॉडी मूव हो पाती है. तो ये टर्म अगर मैं बोलूं, जैसे यहां पे W इक्वल टू एफ इंटू एस, ये F जो प्रोड्यूस हो पाता है, मतलब जो फोर्स है वो प्रोड्यूस एनर्जी की वजह से होता है और वो हमें वर्क डन करने के लिए हेल्प करता है. नेक्स्ट, अगर यूनिट ऑफ एनर्जी को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि कितने टाइप ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक SI यूनिट ऑफ एनर्जी हमारे पास जूल होती है, बट अगर मैं CGS सिस्टम में इसको अप्लाई करूंगा तो 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 ERG आता है. मतलब कि 1 जूल के अंदर इतनी वैल्यू ऑफ ERG स्टोर्ड होती है. अगर बिगर वैल्यू की बात करता हूं, जैसे वॉट आवर. अब वॉट आवर का मतलब क्या होता है, जो if joule of work is done in 1 second, the power spent is said to be 1 watt. अगर मैं बात करता हूं कि 1 joule of work अगर 1 सेकेंड में होता है तो वो पावर जो स्पेंट होती है उसको 1 watt बोलते हैं. और अगर मैं उसकी हायर वैल्यू जैसे वॉट आवर के टर्म्स में बात करता हूं तो वट 1 और जिस में 1 आवर में जितना स्पेंट होता है वो हमारे पास वॉट आवर कहलाता है. तो सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना है कि 1 वॉट आवर पावर जो 1 आवर में यूज होती है उसको हम लोग बोलते हैं वॉट आवर. और 1 वॉट आवर की जो वैल्यू होती है दैट इज मल्टीप्लाई कर लो 1 आवर से, वो आएगा हमारे पास 3600 जूल. और इसको अगर किलो जूल में कंपेयर कर लेंगे तो आएगा 3.6 किलो जूल. तो वॉट आवर हमारे पास एक बिगर यूनिट होती है, बट इससे भी बिगर यूनिट होती है दैट इज किलो वॉट. अगर किलो वॉट की बात करता हूं तो 1 किलो वॉट इज द वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ पावर 1 किलोवाट इन 1 आवर. मतलब कि 1 आवर में जो पावर यूज हो रही है 1 किलोवाट, वो हमारे पास बनती है किलोवाट आवर. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन को याद करने का मेथड समझा देता हूं. जैसे किलोवाट आवर पूछ रहा है तो किलोवाट का मतलब कि यूनिट और आवर का मतलब कि टाइम. तो 1 घंटे के अंदर कितनी किलोवाट एनर्जी या पावर हम लोग यूज कर पा रहे हैं, दैट इज नोन एज किलोवाट आवर. और किलोवाट आवर की वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. और इसको अगर मैं मेगा जूल के टर्म्स में कंपेयर करता हूं तो वो आएगा 3.6 मेगा जूल. और हमारे पास कुछ अदर यूनिट्स भी होती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी की एनर्जी को कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं. तो कोई भी स्नैक्स खा लो, उसके पीछे कैलोरीज लिखी रहती हैं, जो हमारी बॉडी में जाते ही वो स्नैक या फूड प्रोड्यूस करता है हीट के टर्म्स में. तो जो हम लोग खाना खाते हैं उससे हीट एनर्जी रिलीज होती है और उस हीट एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलोरी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. बट साइंटिफिकली कैलोरी होता क्या है, 1 कैलोरी इज द एनर्जी हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो 1 ग्राम ऑफ वाटर के टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस की एनर्जी जितनी चाहिए उसको रेज करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस, वो एनर्जी हमारे पास 1 कैलोरी कहलाती है. अब 1 जूल की वैल्यू होती है दैट इज 0.24 कैलोरी
और 1 कैलोरी को हम लोग कितना बोल सकते हैं, दैट इज 4.18 जूल। अगर किलो कैलोरी की बात करते हैं तो हमारी डाइट के हिसाब से हमें 2000 किलो कैलोरी या 2500 किलो कैलोरीज लेनी होती है दिन भर में। अब उसका मतलब क्या है कि कितनी हीट एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है, मतलब कि एनर्जी के टर्म्स में जो हम लोग यूज करते हैं वो हमें फूड के थ्रू एज अ हीट के टर्म्स में मिलता है, जो कि किलो कैलोरी में हम लोग यूज करते हैं या इनटेक करते हैं। तो 1 किलो कैलोरी कितना होता है, दैट इज 1000 कैलोरी, और इसको अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 4180 जूल। अब एक और यूनिट होती है जो कि एटॉमिक लेवल पे काम करती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है जो एटॉमिक पार्टिकल्स एनर्जी यूज करते हैं, जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी है उसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, और वो आता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 जूल। इसका मतलब क्या है कि एक एटॉमिक पार्टिकल के अंदर भी एनर्जी होती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में यूज कर सकते हैं, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 जूल। अब आफ्टर गेटिंग एनर्जी, अब हम लोग समझते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है और उसके दो टाइप्स कैसे होते हैं। तो हम लोग जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूजफुल एनर्जी डेली लाइफ के टर्म्स में करते हैं, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, जो आसपास हर जगह पॉसिबल है। देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि कोई कार मूव कर रही है तो वहां पे भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों ही वर्क साथ में करते हैं। सिमिलरली हम लोग वॉक भी करते हैं तो वहां भी काइनेटिक और पोटेंशियल की मदद से ही, मतलब मैकेनिकल एनर्जी के टर्म्स में ही यूज करते हैं उसको। अब मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है और उसके दो सब पार्ट, दैट इज काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, को अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी possessed by body either due to its state of rest or state of motion is called mechanical energy। मतलब वो एनर्जी जब कोई बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पे हो या स्टेट ऑफ मोशन पे हो और वो कुछ एनर्जी प्रोसेस कर रही हो, उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी दो सब पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज काइनेटिक एंड दैट इज अनदर इज पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मतलब कोई बॉडी जब मोशन में होती है, जो एनर्जी पोसेस्ड हो रही होती है उससे, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और इसका फॉर्मूला होता है K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। मतलब किसी बॉडी के पास मास है और वेलोसिटी दी हुई है, अगर वेलोसिटी को स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, दैट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब किसी बॉडी के पोजीशन में या उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल U इक्वल टू mgh। अब ये mgh कैसे स्टोर होता है अभी इसको अंडरस्टैंड करते हैं, बट इसका फॉर्मूला याद रखना हमें, U इक्वल टू mgh। अब इनको अंडरस्टैंड करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास तीन फॉर्म में होती है। पहला है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है व्हेन अ मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। और जो काइनेटिक एनर्जी वो बॉडी प्रोसेस कर रही होती है स्ट्रेट में चलने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे यहाँ पे कार स्ट्रेट पाथ में चल रही है, सी, तो वो जो एनर्जी प्रोसेस उसमें से हो रही होगी, दैट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। या कोई फ्रीलिंग फॉली बॉडी ग्रेविटी के प्रेजेंस में गिरती है, मतलब कि एक छत से, यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, एक बॉल को अगर मैं ग्रेविटी के प्रेजेंस में ऊपर से नीचे गिराता हूं तो वो जिस प्रेजेंस में गिरेगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, दैट विल बी K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अनदर फॉर्म इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है whenever a body have some motion about its axis and the kinetic energy of a body due to rotational motion। मतलब कि रोटेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस्ड होती है, that will be known as रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल, स्पिनिंग ऑफ अ टॉप। लट्टू जो होता है या बेब्लेड जो एक टर्म्स में हम लोग यूज करते थे एज अ टॉयज, अगर उसको स्पिन कराया जाए तो वो एक टाइप का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव कर पाता है। बेस्ट एग्जांपल इज सीलिंग फैंस जो कि घरों में लगे होते हैं, वो एक रोटेशनल मोशन में अपने एक्सिस पे मूव कर रहे होते हैं। या तो अगर मैं एग्जांपल ले लूं अर्थ का, तो अर्थ अपने एक्सिस पे क्या होती है, मूव कर रही होती है, दैट इज रोटेशन। तो ये सारे एग्जांपल होते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के। थर्ड फॉर्म होता है काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी।
अब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है अगर कोई बॉडी अपने मीन पोजीशन से बैक एंड फ्रो मूव करती है तो काइनेटिक एनर्जी जो उसमें से प्रोड्यूस होती है या प्रोसेस्ड होती है दैट इज नोन एज वाइब्रेशनल एनर्जी। और वो एनर्जी का एग्जांपल हम लोग गेट कर सकते हैं बाय स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गिटार, सितार एक्सेट्रा। जब हम लोग किसी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं तो उसको स्टक करने के वजह से जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है उसके अंदर ड्यू टू वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इज द दैट फॉर्म ऑफ टाइप एनर्जी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। डायग्राम में यहाँ पे एक स्प्रिंग को जब स्प्लंग किया तो ये क्या कर रहा है, जो ये डॉटेड लाइन से शो हो रखा है, मतलब कि अपनी मीन पोजीशन से ये बैक और फ्रो की तरफ में क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, दैट इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एग्जांपल। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं डेली लाइफ में दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में अगर मैं एक मास को सरफेस से ए पोजीशन से बी पोजीशन पे लेके जाता हूं तो उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं U इक्वल टू mgh। अब जरा समझना है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है और मैं उसको वर्क डन करके ऊपर लेके गया हूं, तो जितना मैं वर्क डन करूंगा उसमें वो H के फॉर्म में एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर, जिसको हम लोग इस फॉर्मूले से अंडरस्टैंड करते हैं दैट इज U इक्वल टू mgh। एक एग्जांपल समझते हैं जिससे और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे इस नेल को वुड के अंदर स्टक करना है तो मैं इस स्टोन को जितना ज्यादा हाइट प्रोवाइड करके इस पे हिट करूंगा उतना ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। नॉर्मल लैंग्वेज में जब हम लोग एक हैमर को यूज करते हैं वॉल में कील को स्टक करने के लिए, मतलब कि उसको पुटअप करने के लिए, तो जितना ज्यादा हम लोग हैमर को पीछे ले जाके उस पर हिट करते हैं उतना ज्यादा वो प्रोवाइड करता है हमें पोटेंशियल एनर्जी, जिसके वजह से वो प्रॉपरली नेल हिट हो पाती है अंदर। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखो, स्टोन को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्टेन हाइट तक लेके जा रहे हैं और अगर उसको मैं बहुत सर्टेन हाइट तक ऊपर लेके जाऊंगा तो जब मैं इसको हिट करूंगा तो नेल हमारे पास देखो हिट होने की वजह से यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर थी स्टोन के अंदर वो नेल को मिलेगी और नेल वुड के अंदर स्टक हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो एनर्जी होती है वो होती है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी स्टोर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट आर स्ट्रेच, कंप्रेस और बेंड। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर स्ट्रेच कर दिया जाए, कंप्रेस कर दिया जाए या बेंड कर दे तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि स्प्रिंग के अंदर होता है। डायग्राम में देखो, इस स्प्रिंग को जब हम लोगों ने स्ट्रेच किया तो जितना ज्यादा ये स्ट्रेच होगा उतना ज्यादा इसके अंदर क्या होगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। या तो इस स्क्वीज बॉल को जितना ज्यादा हम लोग प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो उसके अंदर उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पे एक और एग्जांपल, इलास्टिक रबर जो होती है घरों में जो हम लोग यूज करते हैं, तो जितना ज्यादा उसको खींचो और छोड़ दो वापस, तो जितना ज्यादा स्ट्रेच करते हैं वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है और जितना स्ट्रेच उसको किया जाता है वही उसके अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। और इसी फिनोमिना पे हमारे पास बो काम करता है, धनुष। उसमें करते क्या है कि जो उसका स्ट्रिंग होता है उसको जब स्ट्रेच करते हैं तो एरो आगे की तरफ भागता है। जितना ज्यादा बो के स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है उतना ज्यादा एरो आगे की तरफ जाता है। मतलब वो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला है जिसमें हम लोग ये समझ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं बो के स्ट्रिंग को स्ट्रेच करता हूं तो उसके अंदर स्टोर होती है काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। आफ्टर दैट वो जब बो रिलीज करते हैं हम लोग, अब उस स्ट्रिंग को जब रिलीज करते हैं तो जितनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो एरो को ट्रांसफर हो जाती है और एरो जाके टारगेट पे हिट होता है। अब एक मेन कॉन्सेप्ट जो एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिजिक्स में बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज हैं, उनमें से एनर्जी का जो लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों प्ले करता है? बिकॉज एनर्जी इज समथिंग दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैनी फॉर्म्स। मतलब कि एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, सिर्फ उसको बहुत सारे फॉर्म में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको इन शॉर्ट में 3 पॉइंट में डिस्कस करूं तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जितनी भी चीजें हम लोग एनर्जी के टर्म में यूज करते हैं तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमेशा चेंज होता है। जैसे
एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक रूम में कोल को बर्न कर दूं तो कोल के अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज केमिकल, वो जो रिलीज होगी वो हीट के फॉर्म में होगी। सिमिलरली जैसे एक कप ऑफ टी रूम में रख दिया जाए तो उसकी जो हीट एनर्जी होती है वो सराउंडिंग में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। और एग्जाम्पल, जो हम लोग फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल यूज करते हैं अपने व्हीकल्स में, उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा इंजन काम करता है। वैसे ही हर जगह यूनिवर्स में एनर्जी एक टर्म से दूसरे टर्म में ट्रांसफर हो रही होती है। वो ना कभी भी क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, सिर्फ उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।